क्राइम फाइल्स में हम ऐसे अपराधों के बारे में बात करेंगे जिसकी वजह है, जिसका खुलासा ऐसा रहा जो कहीं ना कहीं देश पर, समाज पर असर डाल रहा था। ऐसा ही एक अपराध सबसे पहले 24 अक्टूबर 2016 को कानपुर में होता है, जहां पर एक रिटायर्ड प्रिंसिपल की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। आगे इस बात की विवेचना पूरी होती उससे पहले ही 7 मार्च 2017 को लखनऊ में इसी कनेक्शन में एक बड़ी वारदात होती। ये दोनों वारदात आपस में कैसे कनेक्ट है, बात करने के लिए हमारे साथ असीम अरुण साहब हैं, जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं और उस वक्त एटीएस के आईजी हुआ करते थे। असीम जी, आप बताएं कि आपका रोल उस वारदात में कहां से शुरू हुआ? ये एक बड़ी घटना है जिसमें कि आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड शम्स नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन उठा और उसका उद्देश्य था खिलाफत को बनाना, बल्कि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि खिलाफत बन गई है और उसके लिए पूरी दुनिया से वो ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन करके आतंकवादियों को जुटा रहे थे। एक ये बड़ा घटनाक्रम है और एक उसका एक अंश है जो कि शुरुआत में बिल्कुल नहीं पता था कि उसका अंश है रिटायर्ड अध्यापक श्री शुक्ला जी का कानपुर में चकेरी में मर्डर होना। ये मर्डर उस ओवरऑल जो आईसिस का घटनाक्रम था और उसमें कानपुर में एक करीब 1 दर्जन लोगों का गिरोह तैयार हुआ, उनके द्वारा ये घटना की गई थी। और शुरुआत में जैसा पाया गया कि कानपुर पुलिस ने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ भी उनके हाथ नहीं लगा। और अच्छी बात यह कि उन्होंने कुछ इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा भी नहीं लिखा जिससे कि केस बिगड़ जाता। और जब 7 मार्च 8 मार्च को ये इनकाउंटर हुआ लखनऊ में, उसके बाद में इससे जुड़े हुए लोग पकड़े गए। उन्होंने स्वयं इसका कन्फेशन किया, स्वीकारोक्ति की और उस कन्फेशन के आधार पे फिर पूरी एविडेंस मिलती गई और सजा भी हुई इसमें 2 अपराधियों को। एक टेररिस्ट सैफुल्लाह उस इनकाउंटर में मारा गया था, शेष 2 आतिफ और फैजल, इन दोनों को इसमें सजा दी गई। तो अब चूंकि आप सीधे 7-8 मार्च की घटना में इन्वॉल्व थे, उस वक्त एटीएस के चीफ हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के, तो वहीं से शुरू करते हैं कि 7 मार्च को आपको कहां से क्या टिप ऑफ मिली और फिर आगे क्या हुआ, डे कैसे प्रोसीड हुआ आगे? जी, करीब 3 बजे के आसपास दोपहर में मुझको एक सूचना मिली कि मध्य प्रदेश पुलिस से ये सूचना मिली कि वहां पे एक ब्लास्ट हुआ है भोपाल उज्जैन ट्रेन में, और उसमें हॉट चेज में 3 लोग को गिरफ्तार किया गया एक बस से। उन्होंने बताया कि वो लोग रहने वाले कानपुर के हैं और उन्होंने अपना एक अड्डा, गोपनीय अड्डा लखनऊ बना रखा था और वहां पे उनके कुछ साथी हो सकते हैं, उनको पकड़ा जाना है। इस सूचना पे एटीएस की कमांडो टीम्स को डिप्लॉय किया गया। तब तक पिछले 1-1.5 साल में कमांडो टीम्स को हमने काफ़ी अच्छा कर लिया था, वेपन्स के हिसाब से, टैक्टिक्स के हिसाब से, प्रोसेसेस के हिसाब से। तो जिस जगह की सूचना थी वहाँ पे शुरुआत में, अब इस दुनिया में नहीं है, राजेश साहनी जी हमारे बहुत ही काबिल एडिशनल एसपी थे, सबसे पहले वो पहुँचे 3-4 लोगों के साथ में। उसके चंद मिनटों बाद मैं भी पहुंचा वहां पे और पर्याप्त फोर्स इकट्ठी होने के बाद, कमांडोज के आने के बाद, तब तक हम लोगों ने अपने आप को गोपनीय अपनी उपस्थिति को रखा और फिर वहां पे घेरा डाला। घेरा डालने के बाद हमने जैसी प्रक्रिया है हमने अनाउंस किया, माइक से नहीं मुंह से ही, कि ये पुलिस है और अंदर जो भी है बाहर निकल आए। हमको नहीं आशा थी कि ऐसा होगा, लेकिन उस घोषणा पे, उस गिरफ्तारी दे देने के आदेश पे उस कमरे के अंदर से तुरंत फायर आया, 3-4 गोलियां वहां से चली। तो तुरंत समझ में आया कि जो मध्य प्रदेश पुलिस की सूचना है वो बड़ी सटीक सूचना है और अंदर जो भी व्यक्ति, या उस समय नहीं पता था कि एक ही व्यक्ति है, लोग बोले ये वाकई में मोटिवेटेड है, वेल आर्म्ड है और सीधे ही बात का जवाब गोली से देते हैं। ये इनकाउंटर करीब 12-13 घंटे चला, दोपहर में 3:30 बजे से लेकर अगले दिन सुबह लगभग इसी समय तक चला। हमने बहुत प्रयास किए, जितने भी हमारे पास तरीके हो सकते थे। सैफुल्लाह
उसका नाम निकला बाद में आतंकवादी, उसको हम लोगों ने कोशिश की कि हम लोग जीवित गिरफ्तार करें। यहाँ तक कि जो इसके साथी अरेस्ट हुए थे मध्य प्रदेश में, उनसे भी फ़ोन से हमने अपने पुलिस के थ्रू पूछा कि इसके परिवार के लोग कौन हैं जो इसको समझाएं तो निकल आएगा। क्योंकि उससे पहले हम बगल से एक मौलवी थे मस्जिद के, उनको बुला चुके थे, वो समझा चुके थे, तो उसने उनको कहा बेइज्जती की मौलवी की, तुम जाओ और मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिहाद के रास्ते हूँ। तो मौलवी भी पीछे हट गया, उसने बोला सर मेरे बस के नहीं है ये, आप स्वयं संभालो इनको। तो परिवार का, उसके पिता का, मेरे ख्याल से अरशद भाई का टेलीफोन नंबर हमको जो लोग पकड़े गए उनसे मिला। तो हमने एक छोटे फ़ोन से कॉल मिलाया उनके, मैं एग्जैक्ट भूल रहा हूँ, पहले भाई ने उठाया था फ़ोन, फिर उसके बाद में पिताजी को हमने समझाया कि ऐसी ऐसी स्थिति है और हम आपके बेटे को अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आप इसको समझाओ। और दरवाजे के नीचे करीब, जैसे स्टील का दरवाजा होता है, काफ़ी जगह होती है, तो हमने वहाँ से फ़ोन उसको अंदर डाल दिया। और काफ़ी देर तक, मेरे ख्याल से आधे घंटे तक करीब पिता पुत्र की बातचीत हुई। बाद में वो रिकॉर्डिंग भी मिली क्योंकि फ़ोन तो था। तो पिता समझाते रहे पुत्र को, सैफुल्लाह को, कि तुम पुलिस के सामने आ जाओ, कुछ नहीं होगा और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वो बड़ा मोटिवेटेड था। मोटिवेटेड क्यों था ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की। ये भी अचरज वाली बात उस समय के हिसाब से आज भी है कि उत्तर प्रदेश में कानपुर में कुछ युवा साथी हैं 12-14, और उनको न जाने कहाँ, हम मानते हैं कि इराक या सीरिया के क्षेत्र में उनका हैंडलर बैठा हुआ है और वो उनको इतना मोटिवेट कर दे रहा है कि वो अपने बाप की बात नहीं सुन रहा और वो इस बात में लगा है कि मैं जिहाद के रास्ते पे हूँ, मैं सिर पे कफन बांध के निकला हूँ और अपने बाप की बात नहीं सुन रहा। वो ये मतलब एज अ कॉन्सेप्ट बहुत बड़ी बात लगती है। हम लोग अपने परिवार में, अपने विभाग में नहीं समझा पाते हैं और वहाँ से बैठ के वो ऑनलाइन समझा रहा है और उनको जिहादी फिदाइन बना दे रहा है। बहरहाल फिर हमने चिली बॉम्ब्स डाले, टीयर गैस डाली, जिसको इनकैपेसिटेटिंग एजेंट्स बोलते हैं, पर कुछ बात बनी नहीं। तो फिर हमने छत में एक छेद किया ड्रिल मशीन से, वहाँ से एक लाइट भी डाली, फिर और हमने ऐसे केमिकल एजेंट्स डाले। जब कुछ भी काम नहीं हुआ तो फिर लगभग सुबह 3-3:30 बजे एक रूम एंट्री ऑपरेशन हमें करना पड़ा। एक फेस टू फेस शूट आउट हुआ जिसमें कि सैफुल्लाह को कुछ गोलियां लगी और वो मारा गया। पुलिस कमांडोज जिनमें मैं भी शामिल था, कोई हम लोग को इंजरी नहीं हुई। उसके बाद में फिर बहुत घंटे तक उस घटना स्थल का निरीक्षण चला। जो चित्र आपको मैं दिखा सकता हूँ उस समय का, उसमें एक्सप्लोजिव में डालने के लिए छर्रे, उसके लिए डेटोनेटर्स, साथ साथ वॉकी टॉकी सेट्स, आईसिस का झंडा, मतलब ढेर सामान वहां पे मिला जो कि क्लियर टेररिस्ट तो थे ही, ये तो सब इनकाउंटर से मालूम हो चुका था। लेकिन जितना साजो सामान मिला वहां पे, लिटरेचर मिला, उनकी डायरी मिली। एक डायरी मिली आतिफ ने जो बनाई थी, जिसमें कि पूरा डायग्राम बनाया हुआ है। जैसे पुलिस कमांडोज या कोई भी ऐसी फोर्स रूम एंट्री ऑपरेशन करती है तो वो प्लान करती है कि लेफ्ट वाला इधर जाएगा, राइट इधर जाएगा। उसने पूरा प्लान कर रखा था कि अगर कमांडो ऑपरेशन होगा तो हम क्या करेंगे, और रूम डिफेंस उसके ऊपर लिखा हुआ है और पूरा वो अपना बना रखा है। उसने अकेले नहीं बनाया होगा, मैं मानता हूं कि जो ऑनलाइन हैंडलर है उन्होंने इनको सिखाया होगा कि अगर कभी फंस जाओ, रूम एंट्री होती तो क्या करना है। ये भी समझाता है हमको कि जब हमने सैफुल्लाह को ललकारा तो उसने तुरंत गोली क्यों चला दी। ऐसा हम नॉर्मल क्रिमिनल के साथ होते हुए नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि उसको ब्रेन वॉश ऐसा किया गया था, एटीएस की भाषा में बोलो तो उसको रेडिकलाइज इतना कर दिया गया था कि उसको क्लैरिटी थी और उसको तो पता ही था कि उसके साथी गए हुए हैं ब्लास्ट करने के लिए, और हो सकता है कोई आपस का सिग्नल मैकेनिज्म हो, ये भी समझ गया हो कि अब हमारे साथी पकड़े गए हैं, या शायद ना भी पता हो, ये मैं नहीं कह सकता। पर अब इस समय पे पुलिस आई है तो इसका मतलब उस कनेक्शन में आई है और सीधे उसने हम लोग के ऊपर फायर करने से शुरुआत की थी। ठीक ठाक घर के ये सब लड़के बताए जाते थे, तो कहाँ से कैसे ये रेडिकलाइज हो गए, कहाँ से इनके पास इतना पैसा आ गया कि ये एक्सप्लोसिव्स वहां जुटा लिए गए? इस पे काम हुआ? हाँ, ये ठीक ठाक घर के नहीं, आतिफ बहुत पैसे वाले घर का है और इसके
हिस्से में प्रॉपर्टी इनकी बटी, तो इसके हिस्से में भी एक प्रॉपर्टी आई जिसको इसने 22 लाख रुपए में बेच दिया। उस 22 लाख रुपए को इसने फिर जिहाद में लगाया। वो पैसे इसके खाते में थे और जैसे इंट्रोगेशन में आया, बाद में प्रमाणित भी हुआ, जो पिस्टलें खरीदी गई उसके लिए पैसा यूज किया। पैसा पूरा आतिफ का था, बाकी सब उसके पैसे पे गैंग चल रहा था। जैसे ट्रैवल करना इनको होता था, इन्होंने लखनऊ में एक हाइड आउट लिया किराया, तो उस 22 लाख रुपए से ये पूरा खर्चा करते थे। और लेकिन ऐसा नहीं कि लैविश लाइफस्टाइल इनकी थी, सिंपल लाइफस्टाइल ही थी इनकी, क्योंकि पैसा वैसे 22 लाख देखें तो बहुत है, लेकिन अगर इनको लंबे समय गैंग चलाना है, कोई इनकम है नहीं, तो 22 लाख कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं भी है। तो उस हिसाब से ये अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते थे। आप एटीएस के चीफ भी रहे हैं, तो अपने इस टास्क के दौरान आपने भी काम किया होगा कि इन लोगों को कैसे कोई हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ है, कैसे इनको रेडिकलाइज कर देता है, कुछ इनको रिसोर्सेज भी नहीं दे रहा है, ये खुद ही सारी चीजें इकट्ठा कर रहे हैं, अपना ही पैसा लगा रहे हैं, तो ऐसा क्या समझाते हैं अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ आपको मिला हो? नॉर्मली कोई गैंग है उसके बारे में हमें जब कोई पकड़ा जाता है तब मालूम होता है, या जैसे नक्सली ग्रुप हैं या आईसिस से पहले जो भारत में टेररिस्ट ग्रुप थे, जब कोई अरेस्ट होता था तब हम उनके बारे में जानते थे। बट ये आईसिस पहला ग्रुप था जो अपने बारे में स्वयं बताता था। इनको पकड़ने से पहले इनकी रणनीति क्या है, ये क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, ये स्वयं बताते थे। और आईसिस की एक मैगजीन निकलती थी दबीक, जिसका नाम है DABIQ, और शायद करीब 18-20 वॉल्यूम्स इसकी निकली होंगी। और जैसे अच्छी मैगजीन कलर्ड होती है उस तरह की है, आप देख भी सकते हैं। और उसमें ये बताते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे वाई वी हेट यू, वाई वी किल यू, इस तरह की बातें। तो अब वो पूरी दुनिया का किस्सा बताते हैं उसमें कि फिलीपींस में ये हुआ, इंडोनेशिया में ये हुआ, बांग्लादेश में ये हुआ, कश्मीर में ये हुआ, और इसलिए तुमको जिहाद करना चाहिए। कानपुर में तो कोई घटना नहीं हुई, कानपुर में तो किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ जो वो बता रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पे लोगों को ऐसी धर्मांधता पैदा करना, ऐसा गुस्सा पैदा करना कि जो भी इस्लाम को नहीं मानने वाला है उसको जीने का अधिकार नहीं है ना, उसको मार सकते हो तुम। जहां पे इस्लामिक मेजॉरिटी क्षेत्र है वहां पे क्या करना है, जहां पे इस्लामिक माइनॉरिटी क्षेत्र है वहां पे क्या करना है, ये सब इनकी पुस्तकों में था। इसके अलावा जो इनके ऑनलाइन हैंडलर्स हैं वो लगातार इनसे चैट करते हैं। शुरुआत में चैट करते हैं फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, फिर इनकी अलग ही एप्स इन्होंने अपनी बना रखी थी सिक्योरिटी एजेंसीज के रेडार से अपने आप को बचाने के लिए। और पहला फेज इनका होता था जिसको ये बोलते थे कि ओनली ऑनलाइन कॉन्टैक्ट, केवल 5-6 लोगों से जो ऑनलाइन हैंडलर है वो बातचीत कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद वो उनको धीरे धीरे जोड़ता है। और कैसे जोड़ता है, वो एक को बोलेगा कि तुम एक पार्सल लेकर के फला जगह जाना, तुमको एक दूसरा व्यक्ति मिलेगा, उसको देना। पार्सल में कुछ बम नहीं होगा, लेकिन ये सोचेगा कुछ ऐसा होगा। और इस तरीके से बैठा बैठा इराक से, सीरिया से वो इनको, और कई महीनों लगेंगे, ऐसा नहीं कि 4 दिन में काम हो जाएगा, वो उनको इसको पार्सल दिलवाएगा, उसको पार्सल दिलवाएगा। पार्सल में हो सकता केवल 2 किलो आटा हो, लेकिन ऐसे करके उनको ट्रेन करेगा और टेस्ट करेगा। टेस्ट ये भी करेगा कि इस बीच में कोई पुलिस तो नहीं, कोई जिसको रोल प्ले बोलते हैं, कोई पुलिस की व्यक्ति रोल प्ले तो नहीं कर रहा है। जब 2-3 महीने ये काम हो जाएगा तब उनको माइक्रो कम्युनिटीज बनवाएगा। अब इनको जुड़वाएगा पहली बार, कि जैसे इस केस में हुआ, शुरुआत में आतिफ जुड़ा, आतिफ और सैफुल्ला जुड़ा, फैजल जुड़ा, उसके बाद में इनको तीनों को एक साथ उसने किया कि मैं तुमको मिलाता हूं तुम्हारे लाइक माइंडेड, तुम्हारे जैसे जिहादी मित्र से। फिर वो मिलेंगे, आपस में बहुत एक दूसरे पे विश्वास नहीं होगा, धीरे धीरे उनका विश्वास जागृत होगा, फिर वो ग्रुप मजबूत हो जाएगा। और जितने भी आईसिस के ग्रुप ऐसे विकसित हुए, हम लोगों ने सभी को पकड़ लिया NIA के सहयोग से, और फॉरेन इंटेलिजेंस इनपुट्स भी बहुत मिलती थी उसके आधार पे।
लेकिन ये जो कानपुर का जाजमऊ का ग्रुप था, ये सबसे पोटेंट, सबसे ताकतवर ग्रुप बना। एक तो आतिफ जैसा शातिर लड़का जो पढ़ाई में होशियार है, अंग्रेजी लिखता बोलता है, और 22 लाख रुपए उसकी अपने हिस्से की प्रॉपर्टी है, वो उसके जेब में है, और साथ साथ उसने एक अच्छा खासा ग्रुप तैयार कर लिया। क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान जो कुछ मैंने भी सीखा है, तो तमाम ऐसे शब्द सुनने को आते हैं जब इस तरह का लिटरेचर पकड़ा जाता है, हिजरत, बैयत, इन सब का क्या मतलब है? तमाम लोग इसको पढ़ते भी हैं, लेकिन आपने भी अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इतने साल की जो आपने एटीएस को हेड किया, उस दौरान आपने भी ये सारी चीजें देखी। ये सब, इन शब्दों के क्या अर्थ होते हैं और कितने प्रभावी होते हैं शब्द? जी, हिजरत शब्द का शाब्दिक अर्थ है माइग्रेट करना, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना। प्रॉफिट के केस में मक्का से मदीना जाना, ये हिजरत है। इसीलिए इसको हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, जो इस्लामिक कैलेंडर है उसको वो कट ऑफ मानते हैं जब प्रॉफिट ने हिजरत की, मोटे तौर पे समझाऊं तो। इसमें आईसिस ने के 2 चरण रहे। एक चरण रहा सितंबर 2016 तक, जब तक आईसिस बहुत बलशाली हो रहा था, और आईसिस पहला टेररिस्ट ग्रुप था जो पूरा एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया कंट्रोल करता था। उनकी अच्छी खासी आर्मी विकसित हो गई थी, तो अपने आप को वो स्टेट बोलते थे। सही राजनीतिक मामले में स्टेट नहीं थे, लेकिन स्टेट जैसी शक्ल उनकी बनने लगी थी। और उनकी थ्योरी ये थी कि खलीफा या खिलाफत उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था, और पूरी दुनिया से उनकी जो मैगजीन्स थी, उनका लिटरेचर था, बड़े अच्छे अच्छे वीडियो आते थे इनके, अच्छे मतलब वेल प्रोड्यूस्ड वीडियो आते थे, और उन वीडियोस के माध्यम से ये लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप हिजरत करो। मतलब जैसे कि भारत से इराक, उनका जो शाम बोलते हैं उस इलाके को अरबिक में, कि शाम आ जाओ, और लोग जा रहे थे वहां पे, महिलाएं भी जा रही थी, जैसा आपने देखा होगा, कोई अफगानिस्तान के रास्ते, कोई टर्की के रास्ते, ऐसे जाया करते थे। लेकिन सितंबर 2016 तक एक फेज आया जब इनके ऊपर भरपूर अटैक किया बाकी फोर्सेस ने, और इनके पैर उखड़ गए वहां से। तब इनका दूसरा फेज आया जब इन्होंने, क्योंकि इन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय आर्मी डेवलप कर ली थी ऑनलाइन हैंडलिंग से, उनको कहा कि नहीं, अब हिजरत मत करो, तुम कंटिन्यू जिहाद वेयर यू आर, होमलैंड जिहाद भी उन्होंने कहा, जहां पे तुम हो वहीं पे अब जिहाद करो। तो अगर ये सैफुल्लाह, आतिफ, फैजल वाले ग्रुप की बात करें, तो सितंबर 2016 से पहले इनका सारा दिमाग था कि किस तरह हम हिजरत करें। उसके लिए ये बांग्लादेश बॉर्डर पे सुंदरबन में गए कि यहाँ से हम पैदल चले जाएंगे, ये कश्मीर में भी गए, केरल भी गए, कई जगह इन्होंने प्रयास किए कि हम किस तरीके से हिजरत करें, क्योंकि यही इनको कहा जा रहा था। जब इनसे कहा गया कि नहीं, अब तुम हिजरत मत करो, तुम भारत में ही घटनाएं करो, तब इन्होंने भारत में विस्फोटक इकट्ठे करने शुरू किए, पिस्टल खरीद करके लाए, और अक्टूबर 2016 में, मेरे ख्याल से 11 तारीख है, उस दिन दशहरा था और प्रधानमंत्री जी आए थे, और उस सभा में ये लोग गए बम चलाने के लिए। बम छोटा सा पाइप बम जैसा है, वो इन्होंने बनाया, तो वो बहुत ताकतवर नहीं होता है, लेकिन फिर भी बम तो बम है, कोई मर सकता है उससे। तो ये उसको लेकर के गए, और ये उन्होंने पूछताछ में बताया स्वयं बाद में कि पुलिस की चेकिंग बहुत हो रही थी, तो ये लोग दूर से ही पुलिस की चेकिंग देख करके रुक गए। कुछ डरपोक किस्म के भी थे, और जहां भी इनका थैला इन्होंने रखा और वहीं पे उसको रिमोट कंट्रोल से ब्लास्ट कर दिया। हालांकि वो जगह प्रधानमंत्री जी जहां थे वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर होगी, लेकिन टेक्निकली देखें तो उस सभा में ब्लास्ट इन्होंने किया। लेकिन दशहरे के माहौल में इतना धूम धड़ाका था कि इनका ब्लास्ट किसी ने नोटिस भी नहीं किया कि वहां ब्लास्ट हुआ, तो ये निराश से होकर के वहां से चले आए। 24 अक्टूबर 2016, तब मैं भी कानपुर में ही हुआ करता था, एक लीडिंग न्यूज़पेपर के लिए क्राइम देखता था, और एक रिटायर्ड प्रिंसिपल रमेश बाबू शुक्ला जी की गोली मारकर हत्या की जाती है, और पुलिस भी अपनी तफ्तीश करती है क्राइम रिपोर्टर के तौर पर। हम लोग भी तमाम सुराग तलाशते हैं, तमाम सिरे तलाशते हैं, कई दिन तलाशते हैं, लेकिन कुछ खास नहीं मिलता है। पुलिस को ना मोटिव मिल पाता है और ना ही हत्यारा, लेकिन वो सिरे कहां पहुंचते हैं, एटीएस चीफ के तौर पर असीम अरुण बेहतर बता पाएंगे, उस वक्त थे। असीम जी, आपके पास जब मामला आया, आपको कैसे कनेक्ट हो गया वो शुक्ला जी का मर्डर और फिर
सैफुल्ला वाला एपिसोड? 7/8 को सैफुल्ला का इनकाउंटर हुआ। 7 को शायद 12-1 बजे तक गिरफ्तार हो गए थे इनके साथी, और उसके बाद में इनको रिमांड पे लेकर के लाया गया लखनऊ। हम लोग के परिसर में इनको रखा गया और 2-3-4 दिन तक लगातार पूछताछ हुई। रोचक बात ये थी कि तोते की तरह बोलते थे, कोई मतलब खुद ही भी आतिफ वगैरह बोले कि सर हम तो सोचते थे कि आप हमें पीटेंगे, बर्फ की सिल्ली पे लेटाएंगे, तो आप तो कुछ करते ही नहीं ऐसा। हमने कहा हम लोग नहीं करते कुछ ऐसा, लेकिन सब कुछ बड़ी आसानी से ये बताते थे और आपस में कंपेयर भी करते थे, तो कोई झूठ नहीं बोलते थे, सब कुछ बता देते थे आसानी से लोग। इन्होंने खुद ही बताया कि जब इनको इनके हैंडलर ने कहा कि जिहाद एट होम अब करना है, तुमको आना नहीं यहाँ पे तो जो इनको निर्देश मिले उसके हिसाब इन्होंने एक्सप्लोजिव्स खरीदे और पिस्टल्स इन्होंने खरीदी, 6 पिस्टल खरीदी और मेरे ख्याल से 600 राउंड करीब इन्होंने खरीदे। बहुत बड़ा जखीरा इन्होंने इकट्ठा कर लिया। फिर जब ये सब हो गया तो ये रोज जाया करते थे गंगा तट पे, वहां जाके फायरिंग प्रैक्टिस करते थे। पूरा मतलब टीम तैयार हो रही थी इनकी। अब जो हैंडलर था उसने कहा कि ठीक है शाबाश, तुमने पिस्टल भी ले आए, तुम्हारा निशाना भी ठीक लग रहा है, लेकिन तुम मार भी पाओगे किसी को ना? किसी को मारना मुश्किल काम होता है। तो उनका नहीं हम मार लेंगे। तो उनका ऐसे कैसे मानूं मैं? तुम किसी को मारो तब बात तुम्हारी पुख्ता होगी और फिर मैं तुम्हें ऑपरेशन दूंगा। तो ये लोग गए चकेरी में, जाजमऊ में स्थान पे, और आतिफ था, सैफुल्ला था, फैजल था, और वहां पे अपना ये लोग खड़े हो गए और आते आते लोगों को देखने लगे। तो भारत में सौभाग्य से किसी की शक्ल देख करके बताना बहुत मुश्किल है कि उसका धर्म क्या है, लेकिन रमेश शुक्ला जी आ रहे थे, उनका तिलक लगा हुआ था और कलावा उनके हाथ पे था, तो उनको देख करके स्पष्ट था कि ये हिंदू हैं, और इन्होंने रोका उनको और वहां पे उनके ऊपर गोलियां बरसाई, उनका मर्डर कर दिया। आतिफ ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाया मर्डर का और अपने हैंडलर को वो वीडियो भेजा भी। वहां से आ गए लोग, कोई फोन साथ में ऑन नहीं था जिसको लेके गए हो, तभी कुछ पुलिस को कुछ मिल ही नहीं रहा था। अब यहां तक एटीएस पिक्चर में नहीं है क्योंकि ये तो एक मर्डर लग रहा है जो कि थाना लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखने लायक है। जब इनसे पूछताछ में पूरी बात निकली तो हम लोगों ने फिर फोन किया एसएसपी कानपुर को कि क्या ऐसी कोई घटना हुई? बोले हाँ सर बिल्कुल हुई थी। उन्होंने तुरंत एफआईआर भेजा। सोमेन जी वहाँ उस समय डीसीपी थे, उन्होंने बताया कि हाँ सर बिल्कुल ऐसी घटना हुई है। अच्छी बात यह भी थी कि पुलिस का इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल लगभग खाली पड़ा था, वो किसी गलत राह पे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को नहीं डाला था, वरना मुश्किल हो सकती थी। इनके पूछताछ के आधार पे आगे हम लोग प्रोसीड किए। जो रमेश शुक्ला जी का मर्डर था वो भी फिर एनआईए ने टेक ओवर किया, क्योंकि पूरे घटनाक्रम को देखें तो असली टेररिस्ट इंसिडेंट तो ये मर्डर है, बाकी तो ब्लास्ट है जिसमें कोई नुकसान नहीं हुआ या कुछ घायल हुए लोग, असली मर्डर ये वाला है। एनआईए ने इन्वेस्टिगेशन जब अपने हाथ में लिया तो एनआईए तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन करती है, गहनता से करती है। उन्होंने एक एक चीज को कनेक्ट किया और खासकर जो 7/8 मार्च 2017 का इनकाउंटर था सैफुल्ला का, उस घटना स्थल से जो 6 पिस्टल मिली थी उसमें से एक पिस्टल आतिफ ने, फैजल ने बताया कि ये शुक्ला जी के मर्डर में इस्तेमाल हुई थी, और उसकी पहचान भी बताई कि उसके ऊपर नीले रंग का एक टेप लगा है। क्यों लगा रखा है? कोई और कारण नहीं था, उसकी लकड़ी जो थी वो ढीली हो गई थी, उन्होंने टेप लगा रखा था। तो फिर हमने पिस्टल तब तक सील हो गई थी, बट फोटो देखी जो पहले, तो उसमें नीली वाली पिस्टल जो कह रहा था सही बात थी, वाकई में थी। फिर इस पिस्टल को और जो बुलेट्स मिली थी रमेश शुक्ला जी की बॉडी से, उनको एनआईए ने मैच कराया। चंडीगढ़ के एफएसएल लैब ने उसको परीक्षण किया और बुलेट और वो पिस्टल मैच की बिल्कुल। बाकी और भी एविडेंस बहुत सारी उसमें थी। मेरा भी बयान इस केस में कोर्ट में हुआ। मेरा बयान इसलिए हुआ क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेटर नहीं था, लेकिन जो रिकवरी थी वेपन ऑफ ऑफेंस की वो मेरे द्वारा थी, तो उसमें बयान हुआ और मुझे इस बात की बड़ी संतुष्टि है कि इसमें सजा भी मिली। और सैफुल्ला जो पहला अपराधी है तो मारा जा चुका है, शेष 2 अपराधी आतिफ और फैजल, उनको इसमें सजा फांसी की दी गई है। तो जो भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में ब्लास्ट था, रमेश शुक्ला का मर्डर था और फिर सैफुल्ला का जो इनकाउंटर हुआ, ये सब आपस में
कनेक्ट पाए गए और ये टेरर एक्टिविटी थी, ये बात प्रूव हो गई। प्योर टेरर एक्टिविटी थी। वो जिसको मार रहे हैं उसको जानते भी नहीं थे। जो मरा बेचारा, उसकी गलती ये थी कि उसके हाथ पे कलावा था, उसके माथे पे तिलक था, जिससे कि ये बात स्पष्ट थी कि ये हिंदू है। प्योर टेररिस्ट किलिंग थी, धार्मिक आधार पे पहचान करके उनको मारा गया था। क्या ये बात इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो आप लोगों ने पूछताछ की होगी, जो लिटरेचर देखा, क्या जिहाद की जब हम बात करते हैं सभी हिंदू इनके टारगेट पर हैं? इनकी थ्योरी बड़ी अजीब सी है। इनकी थ्योरी ये है कि या तो कोई व्यक्ति इस्लाम को स्वीकार कर ले, नहीं स्वीकार करता है तो उसके ऊपर जजिया टैक्स लगेगा, और वो नहीं स्वीकार करता है तो फिर उसको मृत्यु का हकदार होगा। ऐसे सब लोग इस्लाम को मानने वाले नहीं करते हैं। जो ब्रांड आइसिस की थी, और ये आइसिस के जो जिहादी थे, ये रोचक बात यह भी है कि भारतीय ब्रांड ऑफ इस्लाम को बहुत नीची दृष्टि से देखते थे। जब हमने इनसे पूछा कि देवा शरीफ पे क्यों हमला तुम करोगे, तो बोले कि नहीं, ये कोई इस्लाम नहीं है। और जो इनके हैंडलर्स हैं वो उनको बताते हैं कि भारत में जो सूफी परंपरा है ये गलत है, और वो हमको, हमारे मुसलमानों को ग्रेव वर्शिपर्स बोलते हैं। तो किस प्रकार आपस में वैमनस्य फैलाया जा सकता है, इसका ये उदाहरण दिखता है। लेकिन साथ साथ ये भी मैं कहूंगा कि इस केस में सैफुल्ला जो मारा गया, उसके पिता से तो क्योंकि बातचीत भी हुई थी, जब इनकाउंटर हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, उस परिवार ने सैफुल्ला की बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा हमारे लिए देश पहले है, और हमारा लड़का गलत राह पे था, और पुलिस द्वारा ही फिर उसकी अंत्येष्टि कराएगी। परिवार से कोई नहीं आया उसकी अंत्येष्टि में। ये बात तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने पार्लियामेंट में भी कही थी। और ये भारत की ताकत है कि हम और आप अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, लेकिन देश हमारे लिए पहले है। हमारे झगड़े हो सकते हैं, लेकिन एक दूसरे को मारने पे हम लोग आमादा नहीं है। और यहाँ तो मतलब गलत शब्द तो बहुत छोटा शब्द है, कितना जघन्य अपराध है कि रमेश शुक्ला जी मारे गए केवल इसलिए क्योंकि कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मार सकते हैं कि नहीं। और उनका दोष क्या था? केवल ये दोष कि वो हिंदू थे, हाथ में उनके कलावा था, उनका तिलक लगा था। ऐसी टेररिस्ट किलिंग ये थी। तो अब जैसे आपने देवा शरीफ दरगाह की भी बात की, हम लोग भी जाते हैं वहां पर। दरगाह की बाराबंकी जिले में दरगाह है, पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत मान्यता है। इस दरगाह को रेकी की है अगर निशाना बनाने की उनकी योजना भी थी, तो वजह क्या है? क्या विद इन द इस्लाम भी उन लोगों के बीच में कहीं कोई डिफरेंसेस हैं उनकी आइडियोलॉजी में? जो आईसिस की कार्यपद्धति थी वो ये थी, जो मैंने ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन बताया, उसमें कोई अपराध करना है या बम बनाना, ये बात बाद में आती थी। सबसे पहले बात ये आती थी कि एक अच्छे मुसलमान बनो, और अच्छे मुसलमान की कुछ बातें अच्छी हैं कि नमाज पढ़ो, ये करो, वो करो, लेकिन साथ साथ जो इस्लाम का तौर तरीका वो बता रहे हैं बस वही सही है, बाकी सारे तौर तरीके गलत हैं। तो अब मूल में जाते हैं। अगर मैं इसको ऐसे भी रिलेट करता हूं, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग साथ नहीं रह पाते हैं और हमारी लड़ाई होगी आपस में। ठीक है, पाकिस्तान बांट लिया, फिर क्या साथ रह पाए? क्या आज शांतिपूर्ण तरीके से साथ रह पाते हो? इतनी मारकाट मचाते हो आपस में। तो देश के लिए ना, विश्व के लिए बहुत बड़ा सबक है कि जोड़ने वाली जो राजनीति है, जोड़ने वाली जो पद्धतियां हैं, वो हमको आगे लेकर के जाएंगी। जो तोड़ने वाली हैं, एक दूसरे पे गोली चलाने वाली पद्धतियां हैं, वो हमको कभी आगे लेकर के नहीं जाएंगी। ये चाहे आईसिस की बात करें, चाहे इसी विचारधारा को पाकिस्तान की बात करें, तो आज भारत में जितने मुसलमान रहते हैं पाकिस्तान में कम रहते हैं, लेकिन हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहते हैं। और वहां पे देखिए तो आप फ्रंटियर में अलग गोलियां चल रही हैं, बलूचिस्तान में तो ट्रेन हाईजैक हो रही है, बाकी पूरे देश की हालत जो है वो है ही, रोटी खाने को नहीं मिल रही है, कब तख्ता पलट हो जाए किसी को नहीं पता चलता। तो ये थे असीम अरुण साहब, जिन्होंने एक ऐसी घटना को आपस में कनेक्ट करते हुए आप सबको बताया है जो अपराध से शुरू होती है, आतंकवाद भी उसमें है, समाज को कैसे बांटने की कोशिश की गई, कैसे धार्मिक पहचान देखकर एक निर्दोष की हत्या कर दी गई।
इन सभी मामलों पर बहुत ही बेबाकी के साथ असीम अरुण साहब ने अपने विचार रखे हैं। जाहिर सी बात है कि ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कोर्ट में भी एक मजबूत सबूत के तौर पर पेश हुई हैं, और आगे भी अपराध की इस तरह की घटनाओं को लेकर हम आपसे रूबरू होंगे।